मजे की नौकरी होती है। अच्छा। तो वहीं से वो थॉट प्रोसेस बन के आया मेरा कि एमबीए करेंगे और मस्त मैनेजर बनेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। भारत, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत देश है, विभिन्नताओं का देश है। व्हाट इज़ द ब्यूटी? अगर आप 100 किलोमीटर कहीं पे बढ़ते हैं आगे, तो आपको एक नया कल्चर मिलता है, एक नई भाषा मिलती है, एक नया रंग रूप देखने को मिलता है। भारत के जितने भी शहर हैं वो किसी ना किसी चीज़ के लिए फेमस हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आगरा शहर से आते हैं। आगरा वैसे तो बहुत फेमस है ताजमहल के लिए, लेकिन आगरा किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है, जो कि आज हमारे शो के गेस्ट हैं। जब उनसे बात होगी तो डिटेल में चर्चा करेंगे। आगरा शहर से निकलकर 2010 से, या मैं यूं कहूं अपनी जर्नी को 2010 में उन्होंने उसकी शुरुआत करी और एक नए शहर में पहुंचे। और आज 2025, 15 साल का वो लंबा समय तय किया उन्होंने। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली होंगी, कुछ अच्छा घटा होगा लाइफ में, कुछ बुरा हुआ होगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया होगा, बहुत सारे खुशी के पल आए होंगे। तो इन सभी यादों को समेटे हुए आज हमारे शो पे आ रहे हैं मोहित दीक्षित। मोहित पाजी, बहुत बहुत स्वागत आपका शो पे। Thank you, Prince. Thank you to GLA for inviting me in this show, and special thanks to Neeraj sir who also visited to my office as well as few days before. क्या बात है। Really thanks to Neeraj sir. सर आप भी हमसे कई बार मिले हैं और अपनी मुलाकातें हो चुकी हैं। बड़े ही दिलचस्प आदमी हो आप। थैंक यू सो मच। अरे पाजी, थैंक यू सो मच। मोहित पाजी, मैं थोड़ा जर्नी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी। लंबा समय हो चुका है, 15 साल है। आई नो कि 1 घंटे में हर चीज़ कवर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे आप आगरा से मथुरा पहुंचे। वो 2008 का समय होगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, वहाँ से आपने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। आगरा से मथुरा की जर्नी कैसे रही और मथुरा से फिर गाड़ी कैसे आगे बढ़ी? सो प्रिंस, मैं आपको बताऊं, मैं जिस शहर से आता हूं और जिस फैमिली से आता हूं, मेरी फैमिली में किसी को इतना प्राइवेट सेक्टर के बारे में या बोले कि जिस एजुकेशन जो एमबीए जो मैंने किया है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने जो अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन की है, बहुत ही छोटे शहर से क्वालिफिकेशन करके मैंने फिर ग्रेजुएशन की। जब ग्रेजुएशन की तब भी नहीं पता था मुझे फ्यूचर में करना क्या है। ना ही हमारा जब हम लोग छोटे होते तब हमें कुछ नहीं पता, हम लोग मस्ती में रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता कि हमें करना क्या, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमने 10th 12th करने के बाद ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में जब हम हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ हॉस्टल में कुछ और स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स जो एमबीए कर रहे थे आगरा से ही किसी यूनिवर्सिटी से, आगरा में भी आगरा यूनिवर्सिटी से कर रहे थे। तो वो लोग जो एमबीए कर रहे थे उन्होंने वो एक जो स्ट्रीम थी इंटरनेशनल बिजनेस, आईबी। अच्छा। इंटरनेशनल बिजनेस से वो एमबीए कर रहे थे। अब हम लोग जब उनके साथ बैठते थे तो वो लोग चर्चा करते थे कि हम एमबीए करने के बाद सीधे फॉरेन जाते हैं या एमबीए करने के बाद सीधे मैनेजर बनते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, एमबीए करने के बाद काम नहीं करना पड़ता, सीधे प्राइवेट नौकरी मिलती है और मजे की नौकरी होती है। अच्छा। तो वहीं से वो थॉट प्रोसेस बन के आया मेरा कि एमबीए करेंगे और मस्त मैनेजर बनेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और पता चला सब उल्टा हो गया। पता चला वो तो उल्टा क्या होगा, वो तो डबल उल्टा हुआ, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, वो थॉट प्रोसेस था जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे। फिर ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली, तब तक नहीं पता था कि मुझे क्या स्ट्रीम में जाना है। अच्छा। ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जो कलीग्स, जो मेरे साथ में कुछ लोगों ने एमबीए की, जेएलए से एमबीए की। तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, एचआर स्ट्रीम लेते हैं। हाँ, उससे पहले की एक जर्नी और है कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था MIT, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, पुणे। बट मेरे को होम सिकनेस था, मुझे रहना था घर के पास में। अच्छा, घर से दूर नहीं जाना था? घर से दूर नहीं जाना था, घर के पास ही रहना था।
तो जीएलए में भी मेरा मैंने एग्जाम दिया था यूपीएससी, जब जीएलए यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करता, यूपीटी हुआ करता था। जी जी। तो वहाँ नंबर आ गया, जीएलए मेरा कॉलेज था, जीएलए में मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद उससे पहले जो स्पेशलाइजेशन का डिस्कशन चल रहा था कि एचआर लें क्या लें, तो वो दोस्तों के बोलने से ही कि एचआर लेते हैं क्योंकि मार्केट में घूमना नहीं पड़ेगा। अगर मार्केटिंग सिटिंग जॉब रहेगा, सिटिंग जॉब रहेगा, टारगेट नहीं होंगे, टारगेट नहीं होंगे, सिटिंग जॉब रहेगा। टारगेट आज की प्राइवेट जॉब में हर प्रोफाइल में टारगेट है, ऐसा कहीं कोई भी प्रोफाइल नहीं है जिसमें टारगेट्स नहीं है, लेकिन वो हमें उस वक्त पता नहीं था। उस वक्त पता नहीं था तो हम लोगों ने एचआर ले लिया। कैसी रही पढ़ाई जीएलए में? सर जीएलए में पढ़ाई तो मतलब शरारती थे आप या पढ़ने में कैसे थे? सर मिक्स था, मेरा बिहेवियर मिक्स था। पढ़ाई भी की, उससे पहले पढ़ाई में बहुत सीरियसनेस नहीं था। जब पता चला कि फादर ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है जीएलए में, पैसे दिए, फीस भरे, क्योंकि आई एम नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द वेल्थ वाइज। ओके। तो फादर भी कोई बहुत बड़े रिच नहीं थे, पैसा ही इतना सारा पैसा नहीं था, बट उनकी एक ही एक्सपेक्टेशन थी, पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी करें जी। तो जीएलए में मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं हॉस्टल के लिए पैसे नहीं थे, मैं बाहर ही रहता था नहीं, और फादर से भी वही लिमिटेड पैसा मिलता था जी जी, और उसी से ही निकालना पड़ता था। जो जहाँ पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो फिर रिक्वेस्ट करके मांगनी पड़ते थे घर से पैसे, और वो भी हिसाब देना पड़ता था कि कहाँ खर्चा हुआ। पढ़ाई अच्छी हुई आपकी जीएलए में? पढ़ाई सर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा जीएलए के बारे में। उस टाइम पर इतने गेस्ट लेक्चर हुआ करते थे, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ करती थी, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती थी कि वही हमारे एक नेक्स्ट जो बोलते हैं ना कि डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहीं से हमें एक दो मेंटर भी मिले उसी जर्नी से। प्लस जीएलए की एक अच्छी चीज और है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराती है, जो साइट पर भेजती है, साइट पर भेजने के बाद दिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में या प्लांट में या किसी कंपनी में किस टाइप से काम होता है, कैसे कल्चर होता है। वो पहले ही प्री गोइंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं ज्वाइन करने से पहले ही वो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक ग्लिम्स और एक आइडिया मिल जाता है। तो वो आइडिया लग गया था कि मैनेजर नहीं बनते। अच्छा, मैनेजर नहीं बनते मैनेजर नहीं बनते, काम करना पड़ेगा। तो जीएलए से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट जॉब कहाँ लगी? सर फर्स्ट जॉब से पहले एक और एक्सपीरियंस जरूर मैं शेयर करूंगा आपसे। प्लीज। जीएलए का एक बड़ा अच्छा ही फंक्शन होता है स्पंदन। तो मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस बड़ा ही लो था उस टाइम पर कि कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब मैं वोकल हूँ या नहीं, ऑडियंस के सामने बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा जी। तो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया कि जबरदस्ती मेरा नाम डाल दिया उसमें स्पंदन में। अच्छा। मुझे करना पड़ा। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था लास्ट टाइम, आई गेस यू फॉरगेट, कि मुझे वो वीडियो चाहिए थी स्पंदन में जो मैंने पार्टिसिपेट किया था 2010 में। मैं कोशिश करूंगा कि और बड़ी ही मुश्किल से मैंने वो पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा किया प्रिंस मैंने कि मुझे खुद ही इतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहां से बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, आगे बहुत बढ़िया मेरा कॉन्फिडेंस। आप स्टेज पे आए? स्टेज पर आया मैं और मैंने परफॉर्म किया, पायलट का रोल किया था मैंने, आई स्टिल रिमेम्बर। ओके। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ। फिर उसके बाद जीएलए से मेरे को प्लेसमेंट मिला वहां से, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ वही कलीग्स के जो रूमर्स होते हैं कि यहाँ जॉब मत करो, अच्छी कंपनी नहीं है, तब वो कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम। अगर कोई गाइड करने वाला मिलता तो शायद मैंने जो जीएलए से जो प्लेसमेंट मिला वो मेरी फर्स्ट जर्नी होती। अच्छा। बट मैंने एनी हाउ आई हैव स्टार्टेड लाइक सर्चिंग जॉब। मुझे 2-3 महीने लगे जॉब सर्च करने में। मेरी पहली जॉब एक छोटी सी कंसल्टेंसी थी। अच्छा। प्रिंस पाजी, अगर मैं उस दिन को याद करता हूँ, आज वेयर आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ, तो बहुत बड़ा और बहुत बड़ी जर्नी भी है। मैंने बहुत स्ट्रगल देखा लाइफ में। तो वो जर्नी जब स्टार्ट की थी मैंने, एक छोटी सी कंसल्टेंसी थी। क्या सैलरी था? सर सैलरी आप पूछ रहे हो मेरे से, बट आई वाज स्टार्टेड विद 5000 रुपीज पर मंथ। 5000 रुपए महीने की सैलरी? 5000 रुपए महीने। कभी कभी फादर से पैसे लेना पड़ते थे। टफ मोमेंट रहा होगा? बहुत टफ मोमेंट था। मतलब एक एमबीए करने के बाद अच्छा खासा पैसा भी लगा होगा, और उसके बाद आप घर से जब पैसा मांगना पड़े तो... सर वो एमबीए करने के बाद तो अलग है सर, जो एक्सपेक्टेशन थी मैनेजर बनने वाली वो टूट गई ना। अच्छा। वो थी ना कि एमबीए करने के बाद आपको मैनेजर बनना है। वो तो एक्सपेक्टेशन टूटी और सैलरी भी टूटी। फिर उसके बाद वो ऐसी कंसल्टेंसी मैं खुद ही आता था सुबह
खुद ही झाड़ू लगा के ताला वाला खोलना, वो उस टाइप से मैंने वन मैन हाँ वहां से स्टार्ट किया। फिर एक लड़की और हायर की इन्होंने, डाइवर्सिटी कैंडिडेट थी उस टाइम पर, वो लड़की हायर की इन्होंने, और वो मैं और वो लड़की हम दो स्टार्ट करते थे। सुबह ऑफिस खोलते थे, वही चाय वाला बाहर नीचे। क्या लोकेशन था? मेरा लक्ष्मी नगर था। बट पहला जॉब हमेशा बहुत सबको टफ था, बहुत टफ। याद रहता है हमेशा। वो याद रहता है, बट सीखने को भी मिला बहुत कुछ। देखो क्या होता है प्रिंस, आप जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, जब हम कोई घर भी बनाते हैं ना, सबसे पहले नींव स्ट्रांग करते हैं। आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे आप ऊपर जर्नी आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी, आपको कहीं ना कहीं नीचे वापस जाना ही पड़ेगा सीखने के लिए। फिर वो किक कहाँ से मिली जहां से मोहित को लगा कि अब गाड़ी ट्रैक पे आई है? वो क्या था? वो किक प्रिंस इतनी जल्दी नहीं हुआ था स्टार्ट। अच्छा। उसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रगल्स। अच्छा जी। मेरे स्ट्रगल्स बहुत रहे लाइफ में। अच्छा। और उसके बाद मेरे को एक छोटा सा एक बीमारी हो गई थी प्रिंस, अल्सर। अच्छा। मेरे को ऑपरेशन बेड रेस्ट बोल दिया था। 2-3 महीने में बेड रेस्ट पर था। 2 महीने बेड रेस्ट पर। जब मैं 2 महीने बाद, ये कब की बात है? ये बात है 2011 और 12 की, 11-12 की बात है। मेरे को जॉब मैं बेड रेस्ट पे गया, वापस आया जॉब पर। मैंने रिक्वेस्ट की थी बॉस से, बॉस छुट्टी देने को तैयार नहीं था, बट स्टिल मैं फोर्सफुली गया छुट्टी पर और वापस लौट के आया। तो बोला उसने मेरे ऑफिस में एंटर होने के लिए मना कर दिया, बोल दिया कि नो यू आर नॉट कंटिन्यू। ये सारी स्टोरीज ना मैं मतलब कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच बता रहा हूँ। ये सारी स्टोरीज मैं आजकल ना सोशल मीडिया पे देखता हूँ, पॉडकास्ट में सुनता हूँ लोगों के। मुझे नहीं पता था कि मैं जब कभी मुझे लाइफ में ऐसा मौका मिलेगा किसी का इंटरव्यू लेते हुए और वो ये बात मुझे बोलेंगे, कि मुझे लगा कि ये सब ना लोग ऐसे ही बोल देते हैं फॉर द सेक, बट अब आप बोल रहे हैं तो इट मींस मेरा ही नहीं, ये मैंने कई लोगों की जर्नी ऐसी ही देखी है। लेकिन है, काफी लोगों ने स्ट्रगल किया है और आज जो जहाँ बैठे हैं और जो तो बॉस ने मना कर दिया? बॉस ने मना कर दिया, बॉस ने मना कर दिया। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैंने कहा सर आई एम ओके, आई एम फाइन, व्हाट इज योर डिसीजन। मैं उस वक्त झगड़ा वगड़ा वाला मेरा बिहेवियर था नहीं। अच्छा। मेरा बड़ा पोलाइट, जो एचआर में चाहिए, पोलाइटनेस, हम्बल, पोलाइटनेस, ऑनेस्टी, ये सब चाहिए एचआर में, वो है मेरे अंदर क्वालिटी। तो आपने वो शुरू से ही है कि ठीक है भैया कोई दिक्कत ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मुझे बेड रेस्ट तब भी था, लेकिन मैं जल्दी निकल गया था। लेकिन 2-3 महीने बेड रेस्ट और करके फिर मैंने आई स्टार्टेड अगेन जॉब। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। अच्छा। आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ इन दिस फॉर्म, बट या रोल वाज earlier I was taking care of the talent acquisition, then I moved to the IR, industrial relations। अच्छा, फिर आप IR में गए? IR में मूव हुआ, तो वहाँ एक अलग जर्नी थी। अच्छा, वहाँ कितना टाइम निकाला आपने? वहाँ मैंने निकाला 1.5 year। अच्छा, लगभग 1.5 साल। 1.5 year I spent there। कोई वहाँ की एक याद, खट्टी मीठी, कोई भी अच्छी बुरी कुछ याद आ रहा? वहाँ देखो, IR मुझे लगता है बहुत मुश्किल फील्ड है। मुश्किल फील्ड भी है, ग्राउंड पे बहुत मुश्किल है। आप when you are working into the plant, when you are working into the corporate, both are separate। ओके। प्लांट के चैलेंजेस अलग हैं और प्लांट में आपको ज्यादातर यू हैव टू यू नो स्पीक टू ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे अब MBA करने के बाद जिसकी एक्सपेक्टेशन मैनेजर बनने की थी, ऑफिस में वहाँ उसको लेबर कैंप में उसको झाड़ू लगवाना पड़ रहा है या नाली साफ करवानी पड़ रही है, उनके कैंप्स देखने पड़ रहे हैं जो लेबर कैंप्स होते, क्योंकि वहाँ लेबर ये नहीं होती थी कि 100 लेबर हो गए, वहाँ हजारों लेबर हुआ करते, 5,000 6,000 लेबर हुआ, क्योंकि वो थर्मल पावर प्लांट। मुझे IR का जब भी किस्सा मैं सुनता हूँ ना, मुझे वो मानेसर का मारुति का किस्सा याद आ जाता है। वही एग्जांपल देने वाला था कि वो HR का जो रोल था, हुआ था ना ऐसा कुछ मानेसर में। मानेसर में वो प्लांट में लगा दिया HR को वहाँ, क्योंकि भीड़ का ना कोई नाम नहीं होता। जी जी। जो जब लेबर इकट्ठी होती है ना, तो वहाँ किसने क्या किया, फिर आपकी सगी नहीं है वो, कुछ नहीं पता। तो वो वही था। वहाँ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ प्रिंस कि वहाँ क्योंकि छोटे छोटे जो स्ट्राइक हुआ करते थे, वहाँ एक मैनेजर हुआ करते थे मेरे मुकुंद सिंह, और ही इज़ वेरी गुड गाय। अच्छा। बहुत ही जेन्युइन बंदे थे, मुझे बहुत सिखाया उन्होंने, स्पेशली इन IR में। तो वो भी जिस फील्ड से आए थे, वो आए थे माइनिंग सेक्टर से। अच्छा जी। और माइनिंग सेक्टर में लेबर को हैंडल करना इज वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। अच्छा तो उस सेक्टर से निकल के उस यहाँ पावर प्लांट में आना और फिर उनसे सीखना एक अलग ही एक्सपोजर था। तो वहाँ IR सीखा, लेबर लॉज सीखे, बहुत सारे लेबर लॉज होते हैं। अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं। कभी कोई धमकी आई किसी से? बहुत सारी धमकी आई थी वहाँ लोकल कम्युनिटीज से। अच्छा। वहाँ जब IR सीखा मैंने, तो बहुत सारे लॉज होते हैं, CLRA, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एवोल्यूशन एक्ट, BOCW एक्ट 1996, बहुत सारे एक्ट्स हैं। अच्छा। शॉप एंड एस्टेब्लिश, वो सारे कुछ मैंने उन्हीं से सीखे। अच्छा। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे।
उनसे सीखने के बाद वहां पर जो छोटे मोटे स्ट्राइक होते थे वो मुझे ही भेजते थे। अच्छा, क्योंकि तो डर नहीं लगता जब ऐसे? डर क्या था कि जब वो उन्होंने मेरे को एक दो जब इंसिडेंट हुआ तो मेरे को साथ में लेके गए। आपके सामने 500 लोग खड़े हैं और वो स्ट्राइक पे हैं और आपको उनसे काम निकलवाना है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी स्ट्राइक्स होती, छोटी छोटी। लेट्स से किसी 40 बंदों की स्ट्राइक होती। 40 बंदे छोटे हैं ये? सर प्लांट बहुत बड़ा था, 40 लोग आपके सामने खड़े हैं और वो बोल रहे हैं हम काम नहीं कर रहे करना है, और उनके साथ सबसे चीजें कॉन्फिडेंसली बोलना। और जो बोलना है ना, क्या होता है लेबर को जब आप कमिटमेंट देते हो ना, आप झूठा कमिटमेंट नहीं दे सकते। गाली गलौज चलती है? गाली गलौज नहीं चलती। गाली गलौज लेबर की तरफ से नहीं, लेबर की तरफ से गाली गलौज नहीं चलती। जब बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तब वहां होता है, लेकिन जो छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं वहां गाली गलौज नहीं। हाँ, बहुत थोड़ा सा एग्रेसिवनेस होता है, बट उसको मैनेज करना। तो नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएशन भी इंपॉर्टेंट है, और लेबर से डील करना इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जो आज की डेट में बहुत सारे CHRO आप नाम सुनते होंगे, जी, उनको भी वो एक्सपीरियंस नहीं है। वो दिस इज अ बेस। मुझे उस टाइम पर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स कॉर्पोरेट में बैठे हुए थे, जहाँ गुड़गांव में और बेंगलोर सिटीज में। मैं वहां पर लेबर कैंप्स में देख रहा था। गुस्सा आता होगा? गुस्सा आता था, बिल्कुल गुस्सा आता था। लगता भी था कि मेरा करियर खराब हो गया। अच्छा। फीलिंग आती थी अंदर से कि मेरा करियर स्पॉइल हो गया। तो ये सारी जब ऐसी मिक्स फीलिंग आती हैं, बहुत सारे यंग MBA के बच्चे ये पॉडकास्ट देखेंगे, जब आप ऐसी जॉब में चले जाते हैं जहाँ पे आपका मन नहीं है, तो बट आप कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी है, तो क्या आप घर वालों को बंदा फ़ोन करता है कि यार मैं फंस गया, या फिर अपने सेकंड हाफ को फ़ोन करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाई बहन किसी को करता है? आपने कभी कुछ ऐसा सोचा कि यार फ़ोन करके बताऊं मैं सब छोड़ छाड़ के आ रहा हूँ? जैसे MS धोनी का एक मुझे सीन याद आता है, वो रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है और पीछे से वो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होती है धोनी धोनी। मैं थिएटर को थोड़ा सा क्लोजली देखता रहता हूँ, तो क्या कोई ऐसी कभी आवाज़ आई मोहित मोहित? नहीं, इट्स डिपेंड्स कि उसका फैमिली बैकग्राउंड है क्या, कि और उसके ऊपर उसके अंदर भी होनी चाहिए कि उसका क्या है नेक्स्ट विजन, क्या है, क्या प्लान है उसका। आपको ये था कि मुझे ये करके यहाँ से निकलना है? एग्जैक्टली, मेरा यही प्लान था कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे लिए। तो फिर क्या आई वो? यहाँ से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी? जो मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी वो मेरा करियर वहां से अपवर्ड था। अच्छा, वो मेरा नेक्स्ट करियर था जहाँ से मैंने, और मतलब मेरा बोलते ना कि आपकी जर्नी की जो शुरुआत हुई ना वो वहां से हुई। तो बेसिकली आप कॉर्पोरेट में पहुंच गए? फिर कॉर्पोरेट में नहीं पहुंचा फिर भी मैं। अच्छा, फिर भी नहीं पहुंचे? कॉर्पोरेट में नहीं पहुंचा, मैं पहुंचा था जम्मू कश्मीर में, जहाँ लोग जाने से डरते हैं। बट मुझे भी स्टार्टिंग में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जिस कंपनी से मिली मुझे अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। ये कौन से साल की बात है? दिस इज इन 2000, आई गेस आई जॉइन 2014 और 14-15 की बात है, लगभग 10 साल। 2014 में मैंने ज्वाइन किया था, जम्मू में था। अब तो काफी चीजें चेंज हो गई जम्मू कश्मीर में। अब तो उस टाइम पर नहीं था, उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पर कुछ भी। और आप गए वहाँ? और मैं गया वहाँ पर, और मैंने आई वॉज लाइक टॉप परफॉर्मर। मैंने वहाँ जो परफॉर्म किया, जो मैंने डिलीवरी दी ऑर्गेनाइजेशन को। कहाँ थे JNK में? मैं जम्मू में, मेरे पास जम्मू भी था, मेरे पास पंजाब भी था। 2 स्टेट मेरे को दे रखे थे उन्होंने। अच्छा। मुझे 2 स्टेट का HRBP IR बोलते हैं, एडमिन, सब कुछ मेरे पास था जी। आई वॉज द होल सोल इंचार्ज फॉर दिस 2 स्टेट्स। पंजाब में मेरे पास जलंधर था। अच्छा जी। मेरे पास एक ऑफिस था जलंधर से। मैं जिस कंपनी में ज्वाइन किया था, दैट वाज लाइक ट्रांसमिशन कंपनी। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्ट फ्रॉम द जलंधर टू बारामूला। अच्छा, जलंधर से बारामूला तक की लाइन थी। अच्छा, वो लाइन आपकी कश्मीर होते हुए, जम्मू से होते हुए कठुआ और होते हुए और आपका राजौरी होते हुए जा रही थी लाइन बारामूला। हाँ, बारामूला। अच्छा, तो कितना टाइम का प्रोजेक्ट था ये? टाइम था 4 साल का प्रोजेक्ट था। हमने 4 साल में डिलीवर कर दिया था। और आप वहीं गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। आप वहीं रहे? मैं वहीं था, 3.5 साल वहीं था। लास्ट के 5-6 महीने पहले मेरा ट्रांसफर हो गया कॉर्पोरेट ऑफिस में। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने अपनी प्रोफाइल पर, लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाओगे, मैंने वो वीडियो भी डाला हुआ है। मैं 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। लोग कहते हैं कि HR सिटिंग जॉब है। अभी तक मैं जितनी बात कर पाया हूँ, मुझे ये बंदा अभी तक ऑफिस में दिखाई नहीं दिया है कि भैया HR में हम ऑफिस में बैठेंगे, बहुत मस्त काम होगा, कोई टारगेट नहीं होगा। अभी तक मैं ये देख रहा हूँ मध्य प्रदेश, अभी मैं देख रहा हूँ खुद ही ऑफिस खोलना, अभी मैं देख रहा हूँ बारामूला, अभी मैं देख रहा हूँ जलंधर। तो भैया ऑफिस में कब बैठे आप? ऑफिस में बैठने का शुरुआत हुई थोड़ा टाइम बाद। उससे पहले की जो जर्नी थी वो मैं और बता देता हूँ। फिर देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट। 2014 में जब मैंने ऑफिस सेटअप करना था, मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस, जब मेरा दिल्ली में ऑफिस हुआ करता था, तो वहाँ से वन ऑफ माई
गुरु बोलते हैं, गाइड बोलते हैं, मोहित सक्सेना। अच्छा, नाम मैं लूंगा और ये वीडियो जरूर भी दिखाऊंगा उनको। अच्छा। और आने से पहले मैं उनको परमिशन लेके आया, उनसे पूछ के आया हूँ, सर क्या क्या बोलना है, कैसे क्या। मोहित के गुरु मोहित के गुरु मोहित। क्या बात है। और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि जो भी बोलना, जो किया है वो बोलना। क्या बात है। जो किया है वो बोलना, और बाकी झूठ मत बोलना और या बनावट मत बोलना, जो बोलना बोल देना, अपने जो एक्सपीरियंस लिया है। सही बात है। तो आने से पहले मैंने उनको पूछा और मैं यहाँ आया, और फिर उसके बाद मैं आपको जर्नी बता रहा था जम्मू कश्मीर, बारामूला वाली। वहाँ जो एक्सपीरियंस था, दैट वाज अ नेक्स्ट लेवल। क्योंकि जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, दैट फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन द एम्प्लॉय वेलफेयर, फोकस ऑन द सोशल इम्पैक्ट। उनकी चार पिलर हुआ करते थे, जिसको हम लोग सिर्फ एस फॉर सोशल इम्पैक्ट, आई फॉर टेक्नोलॉजी, एफ फॉर फन, आर फॉर रेस्पेक्ट। ऑलराइट। इसको सिर्फ बोलते थे हम लोग। बोला कि ये हमारी पिलर है जिसको फोकस करना है। और बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी जो मैंने ज्वाइन की थी। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो सारा ऑफिस सेटअप करना, बिलीव मी, मैंने टेबल चेयर खुद अपने हाथ से उठा के अंदर रखे, वो तक मैंने किया है। अच्छा। उसके बाद वॉशरूम तक साफ कराया मैंने सामने खड़े होकर, ये सब चीजें मैंने की हुई। उसके बाद मैंने फिर एक वहां पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था हमने, हेलीक्रेन का। ओके। जो आप नेशनल ज्योग्राफिक पर देख सकते हो जी। उस प्रोजेक्ट में आई वाज द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ओके। तो वहाँ सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे फोकस करना, एम्प्लॉय वेलफेयर पे फोकस करना, और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, दैट बफलियास जगह है ये। बिकॉज सी, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी इनटू द मेट्रोपॉलिटन सिटी इज वेरी इजी, बिकॉज यू विल गेट अ वेंडर, मल्टीपल वेंडर्स। ओके। बट प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी, 5-star फैसिलिटी इन रिमोट एरिया, क्योंकि स्पेशली हमारे सीईओ से ऑर्डर था कि 5-star फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है जो भी एम्प्लॉय वहां साइट पर रहेगा उस लोकेशन पर। और दैट वाज अ पीक रिमोट लोकेशन, जंगल था चारों तरफ, रात में अगर शेर भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उस जंगल में मैंने ऑपरेशन किया और वहां 5-star फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। बीइंग एज एचआर, एडमिन, सब कुछ मेरे पास ही था। वो सब कुछ मैंने वहां करा। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा। सीखने को बहुत मिला होगा। सीखने को बहुत कुछ मिला। वेंडर कैसे डील किया जाता है, वेंडर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर, टैलेंट मैनेजमेंट, सब कुछ मैंने वहाँ सीखा। टैलेंट एक्विजिशन। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें पता नहीं क्लासेस में कितना डिस्कशन होता है, उस पर हम कभी फुर्सत में बैठेंगे। प्रमोशन भी दिया कंपनी ने, ऐसा। अच्छा, प्रमोशन भी मिला? प्रमोशन भी मिला मेरे को, काफ़ी एक प्रमोशन वहाँ मिला। खैर, मैं अभी की सैलरी आपसे नहीं पूछूंगा, वो मैं ऑफ द कैमरा एक बार पूछ लूँगा इनसे, और मैं अपने लिंक्डइन पे बता दूंगा कि मोहित पाजी की सैलरी कितनी थी। लेकिन पहली सैलरी उनकी 5,000 थी, जो कि मतलब बहुत कम कह सकते हैं आफ्टर MBA। और 2010 में मुझे लग रहा है हालात ठीक होने शुरू हो गए थे। 2007-8 में काफ़ी डाउन था। बारामूला के बाद ऑफिस में मोहित पाजी कब पहुंचे, एसी वाले रूम में? वो माहौल कब आया? मैं उसकी वेट कर रहा हूँ कब से। सर 2017 में मैं ट्रांसफ़र हो गया था मेरा दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस। मेरे को फर्स्ट जो जॉब दी थी वो दी थी टैलेंट एक्विजिशन की। 7 साल के बाद और को टैलेंट एक्विजिशन। उससे पहले तो मैं सोर्सर था, रिक्रूटमेंट किया था, हायरिंग की थी, जो फर्स्ट जॉब में था। वो दैट इज ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस। उसी के बेस पर ही मेरे को एक ये रोल दे दिया था, टैलेंट एक्विजिशन। तो वो टैलेंट एक्विजिशन मैंने वहाँ पर भी अच्छी डिलीवरी दी। टैलेंट एक्विजिशन के साथ साथ एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी दे देती है मेरे को साथ में। तो वो मेरी जर्नी एक अलग ही लेवल पे चली गई, साइट से डायरेक्ट एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, और जहाँ मेरे को हायरिंग करनी है। बट मेरे को अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे को सपोर्ट किया टीम ने, जिस टीम में मैं गया, और मुझे दिया था प्रोजेक्ट्स हायरिंग। जिस प्रोजेक्ट से मैं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपने वहाँ अच्छा टाइम वहाँ काम भी बहुत किया। और मेरा प्रायर जो एक्सपीरियंस था वो प्रोजेक्ट्स का ही था, साइट का ही था। लोकेशंस जो साइट रिमोट लोकेशन में जहाँ मैंने काम किया हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में आया तो वही प्रोजेक्ट्स की हायरिंग दी, प्रोजेक्ट्स की हायरिंग डिलीवरी दी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। वहाँ भी एक प्रमोशन लिया। अच्छा, वहाँ भी प्रमोशन लिया, अच्छा काम किया, वहाँ भी प्रमोशन लिया। दिक्कत कब आई? जब आप किसी कंपनी को बहुत अच्छा काम दे दो और कंपनी को बहुत सारा टाइम भी दे दो। मैंने उस कंपनी में आई हैव स्पेंट 7 years इन दैट कंपनी। अच्छा, 7 साल दिया। 7 साल निकालिए उस कंपनी में। और हालांकि कंपनी ने भी मुझे दिया, बट कोविड टाइम पर अब कंपनी की भी दिक्कत थी, या भी अपनी कंस्ट्रेंट्स होंगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो रोल जो था मेरा
प्रोजेक्ट्स हायरिंग का वो डिसॉल्व कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया उस रोल को। ओके। तो फिर मुझे प्रोजेक्ट्स में मूव कर दिया। देन आई मूव टू दी गुजरात। अच्छा, फिर आप गुजरात गए? गुजरात गया, बट आई डिसाइडेड टू मूव ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन। एचआर का बंदा एमबीए करते वक्त ये सोच रहा था कि ऑफिस में बैठूंगा, तो फिलहाल अभी तक ऑफिस में बैठा नहीं है, और लगभग मुझे लग रहा है 8-9 साल मैं देख चुका हूँ मोहित पाजी के। तो आज के जो एमबीए एचआर करने वाले लोग हैं, तो जो ये सोच रहे हैं कि ऑफिस में ही बैठेंगे, तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन फिलहाल सर एक चीज़ है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना, मेरा वहाँ से बेसिक स्ट्रांग होता गया। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप ऊपर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक सड़क पर आप देखते हो जब सुबह झाड़ू लगाता है बंदा और ऊपर सुपरवाइजर उसको गाइड करता है। मुझे नहीं पता सुपरवाइजर कैसे पहुंचा है, अगर उसको पता है, अब वो झाड़ू लगाने वाला जब वो सुपरवाइजर बन जाएगा ना, तो वो अच्छे से क्लीन करा लेगा नीचे का। क्यों? क्योंकि उसको पता है कहाँ कितनी झाड़ू लगानी है, कहाँ कितनी नाली साफ करनी है। दिस इज द वे। तो बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये मैं आज बच्चों को भी बोलता हूँ। आज अभी जब आप आने से पहले इस शो में मैं बच्चों से भी मिला, तो मैं उनको यही बोला कि डेवलप योर स्किल्स, फोकस ऑन योर लर्निंग। जितना फोकस करोगे स्किल्स डेवलपमेंट में, जितना फोकस करोगे लर्निंग में, जितना, और वो मत सोचो कि स्टार्टिंग में कि आपको सीधे मैनेजर बनना है या हाई सैलरी चाहिए। आप ये करोगे अपने आप मिल जाएगी, पता नहीं चलेगा कब आपकी सैलरी अच्छी है। अच्छा जी, पता नहीं चलेगा। शायद आज की जनरेशन मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है कि होना चाहिए पैकेज एक्स अमाउंट वाई अमाउंट जो भी है। बट मैं बहुत ज़्यादा वैसे मेरे पास शब्दों की कमी नहीं होती हमेशा बोलने के लिए, मेरे पास बहुत शब्द रहते हैं, लेकिन मैं आई एम स्टिल स्टक कि एक बंदा एक थॉट प्रोसेस से निकला कि मैं ये काम करूँगा, वो उसको 7 साल के बाद वो काम करने का मौका मिला। वो पेशेंस आपने दिखाई, वो स्ट्रगल आपने देखा, और यू कंक्लूडेड इट कि जब वो किया, तो जब आप दोबारा पोजीशन पे आए, चाहे वो मैनेजर की है, तो आपको पता है कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मोहित पाजी, आप आगरा से आते हैं, मुझे नहीं पता आगरा कितना बड़ा शहर है। हम तो आगरा को ताजमहल यही है। मैं पंजाब से आता हूँ, तो हमारे लिए आगरा ताजमहल। यहाँ आगरा का एक बहुत फेमस है वो खाने का, वो क्या बोलते हैं उसको, मीठा को, पेठा, आगरा का पेठा। लेकिन आगरा बहुत बड़ा शहर नहीं है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अभी हाल ही में मैं भूपेश पाजी से मिला था, वो पिछले पॉडकास्ट में आए थे, तो वो मथुरा शहर से आते हैं। तो वही मैंने उनसे भी पूछा था, मैं आपसे भी यही पूछ रहा हूँ, जब हम छोटे शहरों से आते हैं, मैं लुधियाना से आता हूँ, बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो इन शहरों के बच्चे जो होते हैं इन कंपैरिजन टू दिल्ली एनसीआर के जो बच्चे हैं, या बैंगलोर में जो पले बड़े हैं, जिन्होंने मुंबई में जो है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, चाहे वो घर में मिली हैं या शहर में मिली हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम बैंगलोर एयरपोर्ट पे गया था, मुझे ये नहीं पता था चेक इन कैसे करना है, मेरी हालत ख़राब थी फर्स्ट टाइम। तो वो एक्सपोजर आज के टाइम पे अगर छोटे बच्चों को देखो, दिल्ली एनसीआर उनके पास है ऑलरेडी। तो जो छोटे शहर के बच्चे हैं, वो जब बड़े शहरों में जाते हैं या एमबीए प्रोग्राम्स करते हैं, तो वो दे यूजली स्ट्रगल। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? यू ऑल्सो कम फ्रॉम आगरा, उसके बाद यू बिन टू एमपी, यू बिन टू बारामूला, वहाँ यहाँ वहाँ, कैसे? देखो, वो अपनी विल पावर है। आपको समझना होगा कि, और मैंने आपको पहले भी बोला कि अपना फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करना है कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी है। आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, बैकएंड से कितना सपोर्ट है आपको। अगर नहीं है सपोर्ट तो आपको जॉब करना ही पड़ेगा, जो भी मिल रहा है वो करना पड़ेगा। वही मेरा था। मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं था, मुझे जो मिली जॉब वो मैंने करी। अच्छा। और मैं आपको एक सर्वे बता रहा हूँ, अभी जो सर्वे हुआ है कि जितने आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, मैं बता रहा हूँ मोर देन 50% वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उनको जो प्रोफाइल चाहिए, जो काम करना है उनको, वो मिला ही नहीं है। वो बिगिनिंग से ही नहीं मिला उनको। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे थिएटर करना था, अब मैंने थिएटर तो किया नहीं, अब मैं टीचिंग में हूँ, मैंने लगभग 17 साल से टीचिंग करी है, लेकिन उस थिएटर को मैंने अपनी टीचिंग में यूज़ किया, जस्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। व्हेन आई टीच आई यूज दैट थिएट्रिकल मेथड व्हाइल टीचिंग इन द क्लास। तो ये बात आपकी सही है, बहुत सारे लोगों को वो जो उनका पैशन है और जो जॉब कर रहे हैं उसमें देयर इज अ डिफरेंस। तो उस केस में फिर कैसे मैनेज होता है? देखो, उस केस में करना ही पड़ता है आपको जॉब, अपना इंटरेस्ट दिखाना ही पड़ेगा, और देन यू स्टार्ट लव योर जॉब्स।
फिर वो अल्टीमेटली प्यार होना शुरू हो जाता है। वो मैच्योरिटी आ जाती है, धीरे धीरे आपको समझना होता है और समझ भी जाते हो। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपको एक्सपोजर हो जाता है, फिर आप उसमें यू हैव मेल्ट एक्चुअली इन दैट रोल, तो फिर आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। अभी करंट प्रोफाइल में आप खुश हैं? अभी आप इंफ्राविजन में हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है, मैंने देखा। थोड़ा एक कट शॉर्ट में थोड़ा बता दें, मैं तो बहुत फैन हूँ इस कंपनी का। देखो इस कंपनी का ना, मैं एक ही चीज बोलूंगा, इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इंटायर वर्ल्ड जिस कंपनी में काम। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, पूरे वर्ल्ड में जो हम लोग काम कर रहे हैं, कोई कंपनी काम नहीं करती है। पता लगे इस पॉडकास्ट के बाद कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए। ऐसा तो नहीं? तो इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और गुड थिंग इज दैट कि कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कंपनी। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है? ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। हमारा प्रेजेंस जो है वो अभी यूएस में है, कनाडा में है और इंडिया में है। बहुत बढ़िया। और जो हमारा जो काम है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ट्रांसमिशन होती है, हाई टेंशन जो तार होते हैं, जो 765 400 kV लाइन जो होती है, आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो लाइन होती है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो उसमें भी 3 फेजेस होते हैं। एक होता है फाउंडेशन, स्ट्रिंगिंग और इरेक्शन। ओके। तो जो फाउंडेशन होता है आपका नीचे जो सिविल का वर्क होता है जी, और इरेक्शन होता है जो आपका टावर खड़ा किया, स्ट्रिंगिंग होता है जो आपने तार डाला, जो वायर डली। तो स्ट्रिंग में भी एक इंजीनियरिंग होती है जिसमें तार को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, जो इतना मोटा होता है, काफी हैवी होता है वो। उसको ड्रोन तो नहीं उड़ा पाएगा। अच्छा, ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा उसको। तो हम लोग एक ड्रोन कंपनी है जिसमें हम लोग स्टील वायर डालते हैं जिससे वो कंडक्टर पुल करते हैं। अच्छा जी। वो स्टील वायर डालने के लिए भी ना, उसमें भी एक बहुत टाइम लगता है। जो लेट से स्टील वायर डालने में मैनुअली आपको 10 दिन लगता है, हम लोग 2 दिन में कर देते हैं उसको। ओके। एक एग्जांपल दिया मैंने जी आपको। जी। और उस 2 दिन जो 10 दिन में लगते हैं, उसमें भी आपकी बहुत सारी मैन पावर लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, इन्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग डिकार्बोनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोग ट्री कटिंग नहीं करते हैं। नीचे जो झाड़ियां होती हैं उनको कटिंग नहीं करते हैं। जो फार्मर्स होते हैं उनकी लैंड पर जो उन्होंने फार्म की हुई है वो उनका सेव हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसकी फायदे हैं। और एक और टेक्नोलॉजी जो हम लोग लेकर आ रहे हैं मार्केट में, वो भी अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो अंडर प्रोसेस है, दैट इज वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी। नहीं, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आप ज़्यादा मत बताइए, कल को जो आपके सीईओ साहब हैं या जिनको भी आप रिपोर्ट करते हैं वो बोले कि मोहित आपने क्या बोल दिया वहाँ पॉडकास्ट में। और अब हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं। एनीवेज, मैं मोहित भाई आज के बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। आपने लगभग 15 साल का समय दे दिया इंडस्ट्री को। आप लगता नहीं कि आप 15 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जब वो MBA करके निकलते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डूइंग समथिंग इन बिजनेस, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो फॉर जॉब। तो बिजनेस वर्सेस जॉब, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं कि क्या करें, जॉब करें या बिजनेस करें? देखो, हर किसी का अपना अपना वो होता है थॉट प्रोसेस। मेरा क्या है, मुझे भी बिजनेस करना था। मैं शुरू से ही सोचा था कुछ बिजनेस करने का मौका मिले तो जरूर करूंगा मैं बिजनेस। बट क्या होता है ना कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो कुछ लोग होते हैं जो बिना एक्सपीरियंस लेके कर लेते हैं और वो बाई लक हो जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले एक छोटा सा जॉब करके देखो, एक्सपीरियंस लो कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन रन होती है। अगर वो लेके आपने अगर बिजनेस सेटअप किया तो आप बहुत कर पहले भी लोगे, लेकिन बहुत अच्छा कर पाओगे। तो मेरा यही है कि आजकल के स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले आप अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो। अगर वो स्ट्रांग है तो आप बिजनेस के लिए जाओ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक एक्सपोजर ले लो कॉर्पोरेट का कि कैसे वहाँ काम होता है। जब जॉब शुरू करना लगते हैं ना, तो मुझे लग रहा है जैसे तो फिर जॉब में ही रह जाते हैं, फिर वो बंदा जॉब से बाहर नहीं आ पाता। दिस इज माय पर्सनल। आपने सही बोला, नहीं सही बोला, लेकिन अच्छी खासी सैलरी आ रही है, अब छोड़ो यार, क्या दिक्कत है। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, अब बिजनेस जॉब करने के बाद भी अब उनके आ जाता है ना माइंड में कि नहीं, यहाँ तो हम लोग किसी की गुलामी कर रहे हैं। अच्छा, वो थॉट प्रोसेस होता है, मैंने बहुत सारे देखे हैं। बोला अपना बिजनेस होता है, बट वो बिजनेस ना जो आप करोगे ना, वो छोटे मोटे लाला टाइप के बिजनेस नहीं करना। बिजनेस करना तो अच्छा स्टार्टअप करो, अच्छा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ आप, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक्सपोजर लो। पर आजकल तो स्टार्टअप का कल्चर आ गया, आपके टाइम पे तो नहीं होता होगा। हमारे टाइम पर नहीं था वो।
स्टार्टअप का कल्चर, लेकिन अच्छा है वो। अगर होता तो गवर्नमेंट सपोर्ट अगर होता तो क्या मोहित जी इस समय बिजनेस में होते? शायद अगर होता तो। शायद, बट मैं श्योरिटी नहीं हूँ क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं था। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थोड़ा सा फाइनेंशियली, क्योंकि आपको सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, क्योंकि कब तक पैसे मांगोगे फादर से, कब तक पैसे मांगोगे घर से, तो वो भी है। एक अंदर से ना एक टाइम बाद में गिल्टी फील अंदर से फील होता है गिल्टी, यार फादर ने इतना सपोर्ट किया, इतना क्योंकि मेरे बाद मेरा छोटा भाई, उसको भी एजुकेशन देना है, उसको भी पढ़ाई करनी है, उसका भी बहुत सारा खर्चा, और सैलरी इतनी नहीं है, इतने सारे खर्चे होते हैं। बीइंग इनटू एचआर बहुत एलिगेशंस चलते हैं और लिंक्डइन पे बहुत सारी ट्रोल होती है एचआर, तो मैं मतलब आपको देख के कैसा लगता है कि यार हमारी डोमेन को बहुत बदनाम किया जा रहा है, ये तो रंगोली बनाने वाले लोग हैं, ये इनके पास कोई काम नहीं है एचआर के पास, तो व्हाट इज योर कॉल? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, लोगों को पता नहीं है कि आपने बनाई रंगोली? आपने रंगोली बनाई? नहीं, मैंने कभी रंगोली नहीं बनाई है, लेकिन हाँ वो एक एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। वो रंगोली नहीं, और भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम लोग एम्प्लॉइज को इंगेज करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। वो रंगोली नहीं, आप बोलोगे देखोगे आप जो प्रोग्राम रन कर रहे हो, ये भी एक एंगेजमेंट प्रोग्राम है जी, जिसमें आप लोगों को इंगेज कर रहे हो, जोड़ रहे हैं लोगों को। दूसरा एक और चीज है, इंगेजमेंट प्रोग्राम किस लिए होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? जस्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी, आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो थोड़ा अपने एम्प्लॉइज को खुश रखना भी है, ठीक है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, यही नहीं होता है कॉफी, जैसे एक चला था कॉफी विद बॉस, कॉफी विद करण के ही कॉपी कर लिया था, कॉफी विद बॉस, वो स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, बॉस के साथ कॉफी पियो। हाँ, और कुछ एंगेजमेंट प्रोग्राम ये किया कि जो हमारी टीम है वही जिसको जो बेस्ट ट्रेनिंग या लर्निंग का कोई सेशन दे सकता है, वो एक एंगेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट। तो बहुत सारे एचआर बहुत काम करता है। मैंने वो दिखता नहीं है। मैंने देखा है, मैं बहुत जैसे आपसे मिला, आपके साथ चाय पे चर्चा हुई, तो मैं आई अंडरस्टूड कि एचआर बहुत काम करता है, लेकिन लिंक्डइन की परसेप्शन की मैंने बात की थी, वहां पे ज्यादातर यही चल रहा है स्ट्रेटजिक रोल। अच्छा, पूरा स्ट्रेटजिक रोल होता है, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लानिंग। बहुत एचआर पे ना बहुत एलिगेशन रहते हैं, बड़ा सेंसिटिव सा डिपार्टमेंट है, बायस रहता है एचआर कि जैसे सामने दो कैंडिडेट हैं, एक को मैं जानता हूँ, एक को मैं नहीं जानता, चलो इसको रख लेते हैं। ऐसा बायसेस नहीं रहता। बैकएंड पे जो कभी आपको किसी की कॉल आई, मोहित मैं प्रिंस बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास एक कैंडिडेट आ रहा है, इसका इंटरव्यू हो रहा है, इसको रखना है जॉब पे, अगर कैपेबल है तो जरूर लूंगा मैं। वैसे कभी ऐसा अगर वैकेंसी होगी, कैपेबल होगा, वैसे कभी आया कॉल? हाँ, आया, काफी कॉल आया, और अच्छा, हाँ, लिया भी है, लेकिन हाँ अगर वो कैपेबल है, मतलब प्रोसेस को फॉलो करते हो? प्रोसेस को कभी वो नहीं करना। तो ऐसा नहीं कि किसी का फोन आया और आपने बोला कि ठीक है चलो काम हो जाएगा? नहीं, वो देखो एक चीज होती है कि अगर आपके पास कोई पोजीशन है, ठीक है, और आपने कोई कैंडिडेट रेफर किया है, अगर मेरे पास वो वैकेंसी है और वो कैंडिडेट उस फिट हो रहा है उस रोल के लिए, तो मैं ले लूंगा उसको। उसमें मेरा भी कॉस्ट सेविंग होती है, क्योंकि मैं अगर किसी बंदे को बाहर से लेकर आऊंगा, मुझे तो आपसे ही फीडबैक मिल जाएगा जी, है ना। अगर मैं बाहर से बंदा लेकर आऊंगा, कंसल्टेंसी का फीस दूंगा, उसको आने जाने का, इंटरव्यू का जो खर्चा होता है वो देना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें होती है, वो मेरा कॉस्ट सेविंग होती है। कहीं ना कहीं मैं कंपनी का कॉस्ट सेविंग करूँगा। अच्छा, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को आपने हायर किया होगा, आपके बहुत एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, एक क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता है, जब आपने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया, ऑफर रिलीज कर दिया, आज उसकी ज्वाइनिंग डेट है, आज सुबह उसका फोन आता है कि आज मैं नहीं आ रहा, तो पहला वर्ड क्या आता दिमाग में, सच बताना? गुस्सा तो बहुत आता है, मन तो करता है उसको। अभी पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मेरे में बहुत पेशेंस है, मन तो करता है, नहीं पेशेंस है। अगर सामने होता तो मैं उसको ये नहीं करता कि ना कि हाँ कि थप्पड़ मार दिया, लेकिन हाँ गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना, वही कला है, वही क्वालिटी है, वही क्वालिटी होनी चाहिए। हुआ कभी ऐसा? बहुत बार हुआ है। ये तो हमारा टीए तो मैंने काफी टाइम काफी कर जाते हैं लोग डिच, बहुत करते हैं, ये एक ही नहीं, बहुत करते हैं। क्या करते हैं, वो करंट कंपनी में ही अपना यहाँ से ऑफर ले लिया तो उधर दिखाया कि देखो जी यहाँ मुझे मिल रहा है। आजकल इंडस्ट्री बहुत चल रहा है। अच्छा, आजकल बहुत चल रहा है। कभी आपने किया ये? नहीं मैंने नहीं किया। ये आप ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे कि आपके बॉस नहीं, मैंने कभी नहीं किया। बिकॉज़ दिस इज अ वेरी, इज इट राइट और रॉन्ग? नो, क्वेश्चन ये है मेरा असली। देखो
इट्स डिपेंड्स अगेन आई एम सेइंग कि आप पॉलिटिकली अगर करेक्ट आंसर मैंने दें आप, अभी। मैं आपको मैं पॉलिटिकली नहीं, मैं आपको एकदम सही सिचुएशन बताता हूँ। आपने नेगोशिएशन के टाइम से मैंने बोला आपको मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, आपने प्रोफाइल बताई, सब कुछ ठीक है, ठीक, आपने बोला नहीं मैं 9 ही दे पाऊंगा। अब करंट कंपनी ने उसको 10 लाख पैकेज दे दिया तो वो रुक जाएगा। अगर आपने 10 दिया, अगर वो होगा उसके तो वो अंदर, पहले क्यों नहीं गया अपनी कंपनी के पास कि मैं मेरा सैलरी बढ़ा दो आप? तब एचआर को समझ में नहीं आती ना, या आप बिजनेस, भी तो एचआर हैं। वो लोग बिजनेस को समझ, एचआर क्या करता है, बिजनेस के पास जाता है, बिजनेस से डिस्कस करता है, तब बिजनेस को समझ में नहीं आती उस चीज को। जब वो आपसे बोलने आ रहा है कि मेरा 2 लाख बढ़ाओ, तब आप बढ़ाते नहीं, फिर हम लोग, फिर वो चला जाता है, फिर आप 10 लाख पे नया ले लेते हो। फिर हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के पास जाते हैं, क्योंकि एचआर इज डिपेंड ऑन द टोटल ऑन द बिजनेस, क्योंकि उसका भी बजट। पर देखिए, लोगों को ये लगता है कि एचआर खुद की कॉल लेता है, कि भैया एचआर खुद की कॉल नहीं है, एचआर भी किसी से कॉल लेता है। सो ये परसेप्शन आप प्लीज हटाइए कि मुझे एचआर ने नहीं दिया, एचआर का रोल ऐसा नहीं है। तो एचआर भी पूछता है, एचआर भी पूछता है, सारा कॉल जो होता है वो, सारा कॉल नहीं बोलूंगा, हाँ कुछ कॉल ऐसे होते हैं जो एचआर लेते हैं, लेकिन मोस्टली कॉल बिजनेस का ही होता है, बिजनेस की हायरिंग। कभी फंसे आप इस चक्कर में? फंसा तो हूँ, एक हायरिंग ऐसी हुई थी जहाँ मैं बहुत गंदा फंसा था, और बड़ा ही मुश्किल था उस चीज को निकालना। क्योंकि देखो, कभी कोई बंदा आप हायर करते हो ना, किसी कैंडिडेट को हायर करते हो किसी ऑफिस, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है जी, जिसके अच्छा वो आपने मुझे बताया था कुछ रेड ग्रीन, वो क्या था? रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये सब कोडिंग कर रखी है आपने? सब कोडिंग होती है। रेड मतलब ग्रीन मतलब सब कुछ ओके है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो होता है ना, उसमें क्या पूछते हैं आप? नहीं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज बेसिकली डूइंग द थर्ड पार्टी एजेंसी। थर्ड पार्टी एजेंसी करती है, एजेंसी हम लोग हायर करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आपका कॉलेज में, जैसे मैंने MBA किया आपके कॉलेज से, तो वो एजेंसी क्या करेगी, वो GLA के पास जाएगी, जो चेक करने के लिए भेजेगी आपके पास कि वो जेन्युइन है या नहीं है। अच्छा, ऐसे ही क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करेगी, उनके कोर्ट के पोर्टल्स होते हैं। समझ गया, मैं समझ गया। तो कोर्ट के पोर्टल से अपने बैकग्राउंड, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड। आपकी करंट कंपनी को भी कॉल करते हैं? करंट कंपनी को करते हैं, लेकिन वंस द कैंडिडेट है ज्वाइन, उसके बाद करते हैं। जब ज्वाइन ही कर लिया फिर क्या? उसके बाद इसलिए चेक नहीं, उसके फायर भी करते हैं। ऐसा हुआ है, अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिए उन्होंने, गलत डॉक्यूमेंट दिए, तो उसको फायर भी करते हैं। क्योंकि और ये हुआ है, मेरा ही एक कैंडिडेट में, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, जो बहुत सीनियर बंदा था, who came from the Dubai to India, उसने फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिए, और आफ्टर ज्वाइनिंग, आई गेस आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद जब उसका वेरिफिकेशन पास नहीं हो पाया, पास नहीं, जब रेड आया, पता चला कि उसने सैलरी फर्स्ट दी, सैलरी की थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा रखा होगा, अमाउंट बढ़ा, तो वो उसको फायर। तो वो चीज़ कभी नहीं करें। मैं इसको स्टूडेंट को बोलूँगा, अभी तो खैर वो फ्रेशर है, जब वो नेक्स्ट एक जॉब चेंज करने के बाद जब नेक्स्ट लेवल पे जाओ, कभी भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देना। तो आप जब भी कोई जॉब स्विच करें तो आप अपना सैलरी जो है वो उतना ही बताएं, ज़्यादा मत बताएं। सैलरी नहीं, और भी जो चीज़ें डाल देते हैं, जैसे गलत एजुकेशन डाल देते हैं, ऑलवेज एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि 5 दिखाने के लिए, दिखाने के 6 साल का एक्सपीरियंस, शायद कुछ सैलरी बढ़ जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट है वो, ये वही है जो शायद हम लंच पे चर्चा कर रहे थे कि हमेशा सच बोलिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज है। दूसरा एक और चीज जब हम लोग कैंडिडेट हायर करते हैं, एक और चीज होती है वो रेफरेंस चेक। एक रेफरेंस चेक होता है, एक डिस्क्रीट रेफ चेक होता है। डिस्क्रीट रेफ चेक जो होता है वो आपको पता नहीं होगा कि किससे आपके वो कॉल करके पूछते हैं, आपका प्रोफाइल देख लेंगे कि लेट्स से आपने पिछली 5 कंपनी में काम किया है, तो उस 5 कंपनी में किसी भी कंपनी में कोई कांटेक्ट मिल गया तो वहाँ फोन करके आपके बारे में पूछेंगे कि प्रिंस सर कैसे थे, प्रिंस ने क्या था, क्या रोल था उनका, कैसे था। वो भी होता है, वो भी होता है। वो अच्छा, एक ना सबसे मुश्किल कॉल होती है एचआर की, वो ये होती है कि जब आपको किसी एम्प्लॉय को बोलना होता है कि आप जाइए, हम आपको बाय बाय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा मुश्किल होता है। वो सपोज कोई सीनियर बंदा है, 15 साल के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, और सडनली आपकी टीम में, उसकी टीम में, उस बंदे की टीम में और नए लोग आ गए। अब वो स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे वो बंदा, लेकिन वो पुराना है, कंपनी का लॉयल है, नई टीम चाहती है कि ये चला जाए। तो बीइंग एज एचआर जब आप उसको बोलते हो कि आपका समय समाप्त हो चुका है, तो वो स्क्रिप्ट क्या रहती है? विदाउट कोई रीजन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकालती। सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए और एचआर, हाँ, तो डिसीजन एचआर बोले कि चलो हमें निकालना है, एम्प्लॉय को क्या स्टैंड लेना चाहिए, उसके क्या राइट्स हैं? उसके राइट्स, एक क्या वो अपनी आवाज उठा सकता है? आवाज क्या उठा सकता है? जब वो
ऑफर लेटर जब साइन करता है वहाँ क्लियरली मेंशन है जब चाहे तब ऑर्गेनाइजेशन आपको फायर निकाल सकती है, बट बेसिस ऑन योर दिस नोटिस। 15 साल दे दिए उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आप उसकी जवानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में निकल गई। अब जब मतलब कोई नई टीम आ गई तो पुराने वालों को बाय बाय, दिस इज नहीं ऐसा तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एचआर स्टैंड ले सकता है कि नहीं सर हमें नहीं निकालना चाहिए, हाँ, ये पुराना है? बिल्कुल लेते हैं, सजेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं, बिजनेस को देते हैं, सारा कुछ फीडबैक देते हैं। ऐसे नहीं मैंने वही बोल रहा हूँ, ऐसे किसी को नहीं निकाला जाता जब तक कोई बेस नहीं होगा, जब तक कोई बेस स्ट्रांग नहीं होगा। या तो उसने ब्राइब का कोई केस होगा या उसका गिफ्टिंग का कोई केस होगा। ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशन में कि दिवाली गिफ्ट ले लिया। अच्छा, वो भी बहुत सारे केसेस यार ऐसे मत बोलो यार, दिवाली हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, उसमें अगर किसी ने कोई मिठाई का डिब्बा किसी को दे दिया, मिठाई का डिब्बा गिफ्ट इज नॉट काउंट इन गिफ्टिंग एक्चुअली। मिठाई का डिब्बा का मतलब क्या है? गिफ्ट का मतलब होता है आपने बहुत मोबाइल गिफ्ट ले लिया, अच्छा, बहुत सारे एक्सपेंसिव महंगे, या आपने कुछ पैकेट ले लिया कुछ महंगे अच्छा, गिफ्ट का, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जहाँ पे वजन है पैसे का, जिस मोर एक्सपेंसिव एक्चुअली, वो इट इज नॉट अलाउड इन योर कॉर्पोरेट। अच्छा, और प्रॉपर पॉलिसी हमारी कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, तो वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दूसरी कंपनीज में जब कोई बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो एचआर को बड़ी चिढ़ मचती है, मुझे ऐसा लगता है, गुस्सा आता है कि काश ये हमारी कंपनी में होता है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया हेड हंटिंग, इसको लेके आओ अपनी कंपनी में, ये वहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये मार्केट तोड़ रहा है हमारी। कभी आपने हेड हंटिंग करी? हेड हंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। हेड हंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक स्पेशलाइज्ड और एक स्किल्ड मैन पावर जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और हमें वो स्किल्ड मैन पावर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। तो वो स्किल्ड मैन पावर आपको मार्केट में मिले, आपको पता है वो मार्केट में बहुत ही डिफिकल्ट है, और वो बंदा आपको पता है कि ये 2-3 ही कंपनी में मिलेगा, या आपको पता है यही बंदा है, ठीक है, यही कैंडिडेट है, यहाँ बैठा हुआ है। तो आप उसके साथ आप टारगेट करोगे उसको हायर करने के लिए विद द डिफरेंट वे। Different way means you will call to him, you will send the mail, you will meet to him personally or convince him. So this is called the head hunting. अच्छा, to hire the specialized candidate for our organization. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मुंह मांगा पैसा कंपनीज दे देती है उनको भी देना पड़ता है, जब अगर वो स्पेसिफाइड ऐसा रोल है कि जहाँ मार्केट में अवेलेबल है और बिना उसके काम नहीं चलेगा, देना पड़ता है। अब मैं एक लास्ट में ना एक हायरिंग की थी इसी से रिलेटेड, अमोनिया प्रोसेस करके एक कैंडिडेट हायर किया था। आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम। इंडिया में ही, बट शी वाज सिटिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। ओके, उसने जितना पैसा बोला उसको देना पड़ा, बिकॉज वो स्किल सेट है ही नहीं है, क्योंकि अमोनिया प्रोसेस ग्रीन हाइड्रोजन में चाहिए होता है। ग्रीन हाइड्रोजन अभी वो कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है, इंडिया है ही नहीं है वो ग्रीन हाइड्रोजन। तो जो जितना पैसा मांगा आपने दिया? जितना पैसा नहीं, थोड़ा कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन। हाँ, बट जो हमारी पैरिटी होती है उससे थोड़ा अबव देना पड़ा। मैं आपसे अब फटाफट से ना कट शॉर्ट में बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत कंक्लूड करने वाला हूँ चीज़ों को। आज के बच्चों को क्या कहेंगे, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? देखो, मैं आज के बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, जो खास करके एचआर में जाना चाहते हैं, क्योंकि एचआर में ना मोहित भाई, मुझे ऐसा लगता है बच्चों को इट्स वेरी इजी जॉब। उनको ये लगता है सिटिंग जॉब, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, टारगेट नहीं है, ऑफिस में बैठना है। बट आई हैव सीन एचआर रनिंग हेयर एंड देयर फॉर कैंडिडेट्स, स्पेशली फॉर टीए कैंडिडेट्स, टीए वाले जो बंदे होते हैं। फिर मैंने ऑपरेशंस में बंदों को देखा है, कंप्लायंसेस में देखा है, प्रेशर कुकर सिचुएशन है। तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव? मेरा एक ही एडवाइस रहेगा, जो आज के स्टूडेंट्स हैं और जो एचआर में स्पेशली जाना चाहते हैं, जस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग, focus on your skill development, focus, and you always a good listener or learner और flexible also. कुछ लोग होते हैं ना कि सर मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, सर मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं बैठने की जॉब नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो जॉब मिल रही है एचआर में, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लर्न एज मच एज यू कैन। पता नहीं चलेगा आपको कब आप नेक्स्ट लेवल पहुँच गए। क्या आपने छोटे शहर का लेबल लगाना चाहिए माथे पे कि मैं तो छोटे कोई शहर फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा शहर, बड़ा शहर, छोटे शहर से निकल के बड़े बड़ी जगह पर लोग बैठे हुए प्रिंस, और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो छोटे शहर से ही हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा शहर बड़ा शहर, ये बाइसेस हटा दो आप। महेंद्र सिंह धोनी छोटे शहर से ही आता है आज, कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी नाम कमाया उन्होंने। जो फ्रेशर्स होते हैं, कोई ऐसे 2 स्किल सेट, आपने पहले बताया कि उनको स्किल पे काम, कोई ऐसे 2 स्किल सेट एचआर वालों के लिए कि ये होने ही चाहिए? देखो, एक तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, जो नई ट्रेंड में चल रही है, उस टेक्नोलॉजी पे फोकस करें। दूसरा एमएस, आजकल एमएस ऑफिस, देखो एमएस ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल कॉर्पोरेट ऑफिस में। एमएस ऑफिस
क्या आप एक्सेल की बात कर रहे हैं? एक्सेल हो या पीपीटी हो, कुछ भी हो, एमएस ऑफिस बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरी है। एक्सेल आता किसी को नहीं कहते सब है कि आता है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। देखो एक्सेल आता किसी ने एटलीस्ट इतना तो आना आता हो कि वो कर ले। वहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इनको एक्सेल में, अगर मैं उनको बोलूँ यहाँ एक ऐड वाला फॉर्मूला लगाना, केवल ऐड करना है, काउंट करना है, वो नहीं कर पाएंगे। मैं वी लुकअप तो कोई एच लुकअप और वी लुकअप तो बोल ही नहीं रहा, और आजकल उससे भी एडवांस आ गया है। व्हाट इज योर कॉल ऑन एआई इन एचआर? देखो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कुछ है रोल एचआर में इसका? देखो अभी बहुत सारे, देखो मैंने अभी लास्ट ही यूज किया एआई अपनी हायरिंग में। अच्छा। हाँ, मैंने एआई यूज किया हुआ है। एआई बोलने के लिए देखो बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ होता है, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट हाँ अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जो यूज किया है एआई वो हायरिंग में किया है। व्हेन यू आर हायरिंग, लेट्स से आजकल क्या कॉर्पोरेट में एटीएस यूज होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो इसको टूल बोलते हैं, जिसको हम हायरिंग टूल बोलते हैं। उस टूल पे क्या होता है, दैट इज अ लिंक विद द naukri.com और जो भी, अच्छा, जो उसके भी साथ, हाँ, जो पोर्टल्स के साथ जुड़ जाते हैं, पोर्टल्स के साथ लिंक्ड होता है जी। जब आप कोई पोस्टिंग करते हो ना, आपने बहुत सारी जॉब पोजीशंस देखी होंगी, लिंक्डइन पर देखी होंगी। देखता हूँ, मैं देखता हूँ। जब आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो, कुछ तो डायरेक्ट हो जाती है, कुछ डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाती है। वो क्यों? क्योंकि उनके पास जो एटीएस सॉफ्टवेयर है ना, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, वो वहां पहुंचाती है। अच्छा, जब वो वहां अप्लाई करोगे ना, तो उनके पास उनके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, वो सीधा डेटा वहां पहुंच जाएगा। हाँ। अगला मेरा सवाल वही है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू सिक्योर द डेटा। फॉर एग्जांपल, मैं टैलेंट एक्विजिशन में हूँ, आप भी टैलेंट एक्विजिशन में, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे 2 कैंडिडेट चाहिए, हालांकि उन्होंने अप्लाई आपकी कंपनी में किया है। अब आपको पता है कि प्रिंस को चाहिए, प्रिंस फंसा हुआ है, तो आपने धीरे से बोला कि एक काम करो, ये 2 कैंडिडेट प्रिंस मेरे पास आए थे, आप इनको ले लो, अपना काम चला लो। तो अल्टीमेटली ये गलत है, वैसे एथिकली गलत है। अप्लाई तो उन्होंने आपको किया था, डेटा आपके पास था, आपने मुझे शेयर कर दिया, मैंने उनको अप्रोच किया। क्या एचआर ऐसा करता है? देखो मैंने तो नहीं किया, मैं आपको इस बारे में बोल देता हूं, मैंने कभी नहीं किया ऐसा। नहीं, व्हाट इज मतलब देखिए इंडस्ट्री में आप रह रहे हैं, तो आपको तो पता है ना। देखो रेफरेंस देते हैं, काफी लोग देते हैं। अच्छा, इसको आपने रेफरेंस का नाम दे दिया है, ये रेफरेंस अच्छा है, ये अच्छा कोई रेफरेंस है आपके पास, या कोई कैंडिडेट है, हमारे ही काफी ग्रुप्स बने हुए हैं। आप अगर बोलोगे व्हाट्सएप पर ही मेरे काफी ग्रुप बने हुए हैं एचआर के ही, और बहुत सारे ग्रुप्स में अभी ऐड हूँ, तो जहाँ हम लोग प्रोफाइल शेयर करते रहते हैं। क्या ये सही है? हाँ, देखो अगर किसी जो जॉब नहीं कर रहा, उसको जो नीडी है, उसको अगर जॉब मिल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई और कुछ डेटा का कुछ मिसयूज हुआ तो देखो, डेटा किसी लड़की का सीवी 10 जगह पहुंच गया, उसको कॉल्स आ रही हैं, आप नहीं, ये सही है? उसको कॉल्स जॉब के लिए आ रही है ना, सीवी तो किसी के पास, उसके पास भी होगा जो हायरिंग कर रहा है, उसके पास भी 10 लड़कियों का सीवी होगा। ऐसा कुछ वो नहीं होता कि वो फोन कर देगा, या तो वो तो सी विल टेक एक्शन। अगर मोहित एचआर में नहीं होते आज, तो किस में होते? मेरा खुद का बिजनेस है, और दैट इज आई कैन सी टू मी इन नेक्स्ट 5 ईयर आई विल डेफिनेटली ओपन माय ओन कंपनी। अच्छा, आप और मेरा प्लान है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डोंट टेल मी कि आप भी ड्रोन में कुछ करने वाले हैं। वो आप लेटर ऑन बताएंगे, पॉडकास्ट पे नहीं बताना चाहेंगे? हाँ। नहीं, मैं उसमें मैं जाना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आप एडवांस में आपको बधाई देना चाहूँगा उसकी, अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं। मोहित भाई, 2025 में बैठे हैं, 5 साल, वैसे तो 1 मिनट का नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। कैसे देखते हैं एचआर का फ्यूचर आने वाले 5 सालों में? देखो 5 या 10 सालों में? देखो फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं एचआर के। अगर आप उस टूल्स को लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो। एचआर एनालिटिक्स की बहुत बात हो रही है आजकल, डैशबोर्ड की बहुत बात हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना, जब कंपनी को ग्रो करना होता है ना, उनको डेटा चाहिए होता है, मार्केट में चल क्या रहा है, किस टाइप का डेटा चल रहा है। आप ना बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक यूट्यूब पर एक वो है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, राहुल मलोडिया और मलोड ऐसे कुछ करके नाम है। जब आप सर्च कर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उसकी केस स्टडीज देखना। वो केस स्टडीज ना जो बताता है ना, आप उस केस स्टडीज को देखना, आप यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। उसने एक केस स्टडीज दी, मान्यवर मोहे, जो आपने देखा होगा, जो कुर्ते पजामे वो आजकल ब्रांड है। उसने एआई जो आप बोल रहे हैं ना, एनालिटिक्स वाला, वो एनालिटिक्स से ही उसने अपनी कंपनी इतनी बड़ी खड़ी की। आप वो जरूर देखना, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा आफ्टर दिस सेशन। तो एनालिटिक्स वाला रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑपरेशन। जब तक डेटा नहीं होगा कंपनी के पास में, तब तक वो ग्रो नहीं करता। लड़के कैसे सरवाइव करें एचआर में? मोस्टली एचआर में ये कहा जाता है कि ये गर्ल्स का डोमेन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
गर्ल्स का डोमेन है। और बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं जो जहाँ एचआर, जहाँ गर्ल्स जैसे लेट से लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं होता कंप्लायंसेस में। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत सारी होती हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। प्लांट में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बहुत सारे रोल्स होते हैं, आईआर होता है और एंगेजमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। क्या मोहित आने वाले टाइम में हमें प्रोफेसर बनते हुए दिखाई देंगे? अभी तो नहीं, ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अगर आप क्लास में इतना इन्फॉर्मेशन बच्चों को देंगे बहुत बढ़िया हो सकता है। आई एम ऑलवेज सपोर्ट विद योर जीएलए, स्पेशली द जीएलए स्टूडेंट्स। नहीं, जीएलए का तो आप हिस्सा रहेंगे ही, वो तो आप परिवार का हिस्सा है। आने वाले टाइम में क्या मोहित को किसी बड़े मंच पे देख सकते हैं, डिलीवरिंग एचआर कॉन्सेप्ट्स, ऐसा कुछ? जॉब के लिए तो नहीं, बट हाँ फॉर एनी टॉपिक और एनी किसी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। 1 से 2 कब हो रहे हैं मोहित जी, और 2 से 1 कब हो रहे हैं? मतलब शादी का क्या प्लान है? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है बट हाँ डेफिनेटली अगर कुछ होगा प्रिंस को सबसे पहले फोन जाएगा। नहीं, मैं तो बिना बुलाए भी आ जाऊंगा। चलिए, उसके लिए आपको अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसी चीज़ जो आपके मन में हमेशा रहती है कि यार ये मेरी चीज़ मेरे से छूट गई वाइल इन 15 ईयर्स नौकरी के चक्कर में, इसमें जैसे मुझे लगता है कि मेरा फैमिली, मेरा बेटा मेरे से खास करके दूर है, मुझे ऐसा लगता है। वो सबसे छोटा है और मुझे लगता है कि पैसों के चक्कर में वो मेरे से, मतलब उसको बड़े होते हुए नहीं मैं देख पा रहा हूँ। दिस इज माई, एक होता ना दिमाग में चलता है, तो ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में? मेरे को जाना था क्रिकेट, मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक है बट मेरा वो ड्रीम रह गया। मैं बहुत अच्छा प्लेयर था और इवन बॉलिंग तो नहीं, बैट्समैन था, बहुत अच्छा बैट्समैन था, बट वो मेरा मिसिंग था। वो मुझे बड़ा वो रहता आज भी कि अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करता तो शायद मैं अच्छा प्लेयर होता। 10 साल के बाद अगर बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ तो मोहित क्या होंगे? कंटिन्यू जॉब करेंगे। जॉब करूँगा। कोई ड्रीम प्रोफाइल? नहीं, यही जो चल रही है एचआर, इट्स माय गोल। अभी जो रोल्स हेडिंग इंडिया, वंडरफुल प्रोफाइल है। मैं इंडिया में रह के ही काम करेंगे या बाहर जाने का भी मन है? बाहर जाने का मन नहीं है, इंडिया ही रह के करूँगा। बट हाँ ट्रैवल, जैसे मेरा रिसेंटली अब कुछ टाइम बाद ट्रैवल है मेरा, बट इंडिया नहीं छोड़ूंगा। इंडिया नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही शानदार। तो मोहित पाजी, आज बहुत बातों पे चर्चा हुई और एक भ्रम मेरा भी टूटा आज की जो एचआर की जॉब है वो सिटिंग नहीं है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही मुझे बहुत क्लियर हो गया था कि जो लोग ये कहते हैं कि ऑफिस में बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आगरा से निकल करके मथुरा से फिर एमपी भी जाना, जलंधर जाना, बारामूला, गुजरात भी जाना, जम्मू कश्मीर, वही बारामूला, और वो सारा करके फिर आप 7-8 साल के बाद कॉर्पोरेट में आए और वो सारा स्ट्रगल, ऑफिस पॉलिटिक्स पे आपने बहुत बारीकियों से बताया, स्किल सेट पे चर्चा हुई और दिल से हमारी दुआ है कि आने वाले टाइम में जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। थैंक यू। कभी भी आपको कहीं पे भी लगे कि आपको हमसे कोई मदद चाहिए, जीएलए परिवार से कोई मदद चाहिए, हमारी बाहें हमेशा आपके लिए खुली हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।